बात करते हैं गाइस वर्नर थ्योरी की। सो बेसिकली वर्नर वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, ही वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इन्होंने सबसे पहले हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व किया था, और आज हमें ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ रहा है। धन्यवाद वर्नर साहब आपका। चलो, तो वर्नर ने क्या करा? देखो गाइस, वर्नर का बहुत सिंपल सा काम था। वर्नर ने क्या करा, इस COCl3.6NH3 वाली सॉल्ट को लिया और इसको उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ट्रीट करा। अब भाई कोई भी जनरल अगर केमिस्ट्री समझने वाला इंसान होगा तो इस बात को जानेगा कि यहां पर कोबाल्ट के साथ में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और सिल्वर के साथ में 1 नाइट्रो जुड़ा हुआ है। 1 क्लोरीन यहां से 1 सिल्वर के साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा और क्लोरीन सिल्वर के साथ और नाइट्रो कोबाल्ट के साथ जाकर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके यहां पर आप लोगों को यहां से 3 सिल्वर, यहां से 3 क्लोरीन लेकर 3 मोल्स ऑफ AgCl बन के बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। यहां पर 1 कोबाल्ट 3 नाइट्रेट आयंस के साथ में कोबाल्ट नाइट्रेट बन के नजर आएगा और 6NH3 एज इट इज बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। हुआ भी। वर्नर ने जब COCl3.6NH3 का ट्रीटमेंट AgNO3 के साथ में किया, उनको 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के नजर आए। ही ऑब्जर्व्ड 3 मोल्स ऑफ AgCl। क्या बात समझ में आई? ये जो कॉम्प्लेक्स था ये येलो कलर का कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरी सॉल्ट उठाई जिसका नाम था COCl3.5NH3, और जब उन्होंने इसका ट्रीटमेंट सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा तो अगेन एक बेसिक केमिस्ट्री समझने वाला इंसान बोलेगा हाँ सर, यहां पर भी 3 क्लोरीन है, यहां पर 3 सिल्वर लगाओ और 3 मोल्स ऑफ AgCl पाओ और खुश हो जाओ। लेकिन यहां पर वर्नर के साथ में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसको सुनकर सब दुनिया हिल गए हमारा बच्चों। और वो क्या हुआ? यहां पर 1 नहीं, 3 नहीं, 2 सिल्वर क्लोराइड दिखे। यहां पर इनको 2 सिल्वर क्लोराइड मिले। दैट मीन्स यहां पर कोबाल्ट के साथ में 3 क्लोरीन दिख तो रहे हैं, लेकिन 3 में से 2 क्लोराइड आयंस ही आयोनाइजेबल हैं। इसका मतलब 1 क्लोरीन आयोनाइजेबल नहीं है, वो टूट के कोबाल्ट से अलग नहीं हुआ। अगर वो अलग हो जाता तो यहां पर 2 सिल्वर नाइट्रेट की जगह 3 सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता और 2 सिल्वर क्लोराइड की जगह पर 3 सिल्वर क्लोराइड मिलते, जैसे आपको ऊपर वाले केस में मिला। लेकिन यहां वाले केस में आपको 2 मोल ही सिल्वर क्लोराइड मिले। ऐसा क्यों हुआ होगा सर? इसका राज इस अमोनियम मॉलिक्यूल के अंदर छुपा हुआ है। ऊपर वाले में सर 6 अमोनियम आयंस थे, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स थे, 6NH3 था, लेकिन सर यहां पर 5 हो गया है। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। उसके बाद में जब आप और एक एग्जाम्पल उठाते हो COCl3.4NH3, COCl3.4NH3, तो यहां पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? यहां पर उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अब 3 क्लोरीन में से 1 ही आयोनाइजेबल है और आपको सिर्फ 1 ही AgCl दिखाई देगा। ओनली 1 मोल AgCl इज ऑब्जर्व्ड। मतलब कि दिखने में तो क्लोरीन 3 है, लेकिन वो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में जब आपने ये वाला सॉल्ट उठाया COCl3.3NH3 जो कि वॉयलेट कलर का, यहां पर आपको 0 मोल्स ऑफ AgCl मिले। मतलब यहां पर 3 क्लोरीन अवेलेबल तो हैं, बट इनमें से कोई भी आयोनाइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये था मेरे प्यारे बच्चों कि आपका ये जो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है,
इस कोबाल्ट के पास में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की ताकत है। 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की ताकत होने की वजह से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की ताकत है। पहले वाले केस में क्योंकि तुम्हारे पास में 6 अमोनियम आयंस थे, 6 अमाइंस थे, आई वुड से 6 अमाइंस थे, 6 NH3 थे, तो 6 के 6 NH3 ने अपना लोन पेयर देकर कोबाल्ट को सेटिस्फाई कर दिया। अब ये जो 3 क्लोरीन बचे, ये 3 क्लोरीन बाहर आ गए इन द फॉर्म ऑफ काउंटर आयन। और हम लोग सब जानते हैं कि जो काउंटर आयंस होते हैं, दिस काउंटर आयंस आर आयोनाइजेबल। ये जो आपके काउंटर आयंस होते हैं, दीज आर आयोनाइजेबल, आप इन्हें आयोनाइज कर सकते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर आ जाता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाता है, यानी जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स आर नॉन आयोनाइजेबल। सो लिगेंड्स आर नॉन आयोनाइजेबल, लिगेंड्स आर नॉन आयोनाइजेबल। लेकिन मेरे प्यारे किडीज, जैसे ही एक अमोनिया यहां से कम हो गया, जैसे ही एक अमोनिया यहां से कम हो गया, अब इसने क्या किया होगा? अब इसने एक क्लोरीन को अंदर बैठा लिया होगा, क्योंकि कोबाल्ट को तो अपने आसपास 6 लिगेंड रखने हैं। तो 6 लिगेंड रखने के लिए कोबाल्ट के पास में सेकेंड केस में 5 अमोनियम आयन ही अवेलेबल है, अमाइन अवेलेबल है, 1 2 3 4 एंड 5। तो छठा कौन सेटिस्फाई करेगा इसको? तो वो क्लोरीन को यूज कर लेता है। तो अब बाहर काउंटर आयन के रूप में आपके पास में 2 ही क्लोरीन बचे। तभी तो ये वाले केस में, तभी तो सेकेंड वाले केस में 3 में से 2 ही क्लोरीन बाहर निकले और 2 मोल AgCl बना के देंगे, क्योंकि यहां पर 2 काउंटर आयंस हैं। तीसरे केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तीसरे केस में आपने यहां पर ऑब्जर्व किया कि एक और NH3 गायब हो गया। आप देखो अब यहां पर इनके पास में 4 NH3 ही अवेलेबल है, 1 2 3 4। तो चौथी पोजीशन फिर इसने क्लोरीन को दे दी होगी, क्योंकि क्लोरीन तो इसके पास में अभी भी 3 है। तो 3 में से 2 क्लोरीन आ गए, बाहर एक ही क्लोरीन बचा। तो अब यहां पर एक ही क्लोरीन आयोनाइज होगा, क्योंकि काउंटर आयन के रूप में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में एक ही क्लोरीन है, तो आपको एक AgCl मिलेगा। और गाइज आखिरी वाले केस में क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो? आखिरी वाले केस में क्या होगा? लेट से इसको पूरा अपने खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब यहां पर भी एक और क्लोरीन आ गया। अब नाउ देयर इज नो काउंटर आयन। अब यहां पर आयोनाइज होने के लिए कोई काउंटर आयन है ही नहीं, इसलिए आपको यहां पर 0 मोल्स ऑफ AgCl दिखाई दिया। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? तो गाइज वर्नर ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमें बताया कि कुछ इस प्रकार का दिखता है आपका कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कुछ इस प्रकार का होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बताया वर्नर ने कि देखो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है कोबाल्ट, जैसे हम यहां पर कोबाल्ट का एग्जांपल लें, तो इसकी वैलेंसीज को यहां पर हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5 और 6, इतनों ने आपको यहां पर इसे आयोनाइज किया है, आई मीन इसको सेटिस्फाई किया है। और यहां पर 3 क्लोरीन है। तो बेसिकली आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास में 2 प्रकार की वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? तो बेटा प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती है? दीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय एनायन ओनली, and number of primary valency depends upon the oxidation state of the central metal atom। मतलब कि यहां पर ये जो तुम्हारे काउंटर आयंस हैं विच आर आयोनाइजेबल, ये जो तुम्हारे काउंटर आयंस हैं जो कि आयोनाइजेबल हैं,
ये काउंटर आयंस आपकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। क्या आप लोगों को ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? जितने उसके काउंटर आयंस होंगे, मतलब नंबर ऑफ काउंटर आयंस विल बी इक्वल टू इट्स प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सर, ये लाइन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। गाइज मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तुम्हारे कोबाल्ट से 1 2 NH3 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 Cl और Cl जोड़ देता हूं और बाहर एक Cl लगा देता हूं, तो अब आप बताओ CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? गाइज यहां पर हम लोग जानते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, CO NH3 यहां पर 4 है, Cl यहां पर 2 है और बाहर Cl है, ये ऐसा दिखेगा। अब अगर आपसे कोई कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो आप लिखेंगे X + 4। भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था NH3 तो न्यूट्रल होता है, लेकिन क्लोरीन के 2 आयन्स है और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं प्यारे बच्चों? और बाहर भी एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन पर भी -1 चार्ज होगा और इसका नेट चार्ज 0 है। इस नेट मॉलिक्यूल पर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? X + 4 × 0 मतलब 0, तो ये तो हटा देते हैं 0। फिर 2 × -1 यानी -2, 1 + -1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये आप लोगों को बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो बेसिकली जो आपके प्राइमरी वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसीज यूजुअली डिपेंड करती है आपके सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पर, ठीक है? तो आपको यहां पर देख के बताना है कि प्राइमरी वैलेंसीज का मतलब क्या होगा। गाइस बिल्कुल सीधा सा बात है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? गाइस सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है दीज आर नॉन आयोनाइजेबल आयंस एंड सेटिस्फाइड बाय आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मॉलिक्यूल्स यानी लिगेंड्स। मतलब कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम की ये जो अमाइंस ने सेटिस्फाई करी है वैलेंसी, ये है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, ये है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब अब आपको यहां पर समझ में आ गया। और ये सेकेंडरी वैलेंसीज यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताती है, सेकेंडरी वैलेंसीज कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताती है। अब आप मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आप बोलोगे सर कोबाल्ट को 1 2 3 4 5 6 अमाइंस ने घेरा है, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, सो देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब आपसे कोई पूछता है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, तो आप बताओ ना सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? भाई 6 लिगेंड्स हैं तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है। चलो अब मैं तुमको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पे जाने से पहले। मैं एनसीईआरटी से ही करवा देता हूं, मैंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखा था, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। मैं उसको चाहता तो था लिखना, बट मैंने सोचा कि हम लोग इसको ऑन द स्पॉट कर लेंगे। देखो गाइस एनसीईआरटी है मेरे पास में, तुमको यहां पर यह बोल रखा है कि जो PdCl2 है .4NH3, यहां पर आप लोगों को 2 मोल्स AgCl के प्रोवाइड करता है। यहां पर अगर तुम्हारे पास में NiCl2 है .6H2O, तो ये आप लोगों को अगेन 2 मोल AgCl के प्रोवाइड कर रहा है। अगर तुम्हारे पास में प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है .2HCl, तो ये आपको 0 प्रोवाइड कर रहा है। देन तुम्हारे पास में COCl3 .4NH3 है, ये आपको 1 प्रोवाइड कर रहा है। देन तुम्हारे पास में PtCl2 है .2NH3 है, तो ये आपको 0 प्रोवाइड कर रहा है। अब आपसे यहां पर क्या पूछा गया है? दैट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आप सेकेंडरी वैलेंसीज कैलकुलेट करके बताओ। आप मुझे बताओ इन सबकी सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी होगी। करो गाइस सॉल्व, समझ में आया हो तो सॉल्व करो।
भाई इसका जवाब मोल्स ऑफ AgCl में छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन, आपके पास में निकल है और निकल में से 2 क्लोरीन निकल रहे हैं। अगर ये 2 क्लोरीन नहीं निकलते, अगर ये 2 क्लोरीन, अच्छा चलो निकल नहीं, सॉरी, पहले अपन ये ऊपर वाला कर लेते हैं, प्लेटिनम। आपके पास में प्लेटिनम है, प्लेटिनम में से 2 क्लोरीन निकल रहे हैं, 100% क्लियर है, क्योंकि यहां पर 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं। जब आप AgNO3 के साथ में ट्रीटमेंट कर रहे होगे इस सॉल्ट का, तो इसमें से 2 क्लोरीन निकल रहे हैं, मतलब टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मतलब Cl2 तुम्हारे काउंटर आयन है, मतलब अंदर कितने अमाइन होंगे, मतलब बाकी के जो तुम्हारे 4 NH3 हैं वो 4 NH3 इस तरीके से आपके लिगेंड के फॉर्म में जुड़े हुए होंगे। तो मुझे बताओ यहां पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2, क्योंकि 2 क्लोरीन है आयोनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 4। सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 4, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 आयन्स है, चारों नॉन आयोनाइजेबल है, चारों लिगेंड्स नॉन आयोनाइजेबल। अच्छा कोई आपसे बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो वो भी 4 होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम से, वो भी 4 बन रहे हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेम होता है। तो पहले वाले का जवाब क्या आ गया प्यारे बच्चों? पहले वाले का जवाब आ गया 4। अब देखो मैं देख के ही बता देता हूं, अब आपको करने का तरीका मालूम पड़ गया। चलो यहां से फिर 2 क्लोरीन निकल रहे हैं, तभी 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं। मतलब अब तुम्हारे निकल से अंदर 1 2 3 4 5 और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे। यानी ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर पूरी तरीके से लिगेंड का काम कर रहे हैं। तो यहां पर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 हो गई, क्योंकि ये 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल को छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन 2 क्लोरीन जा रहे हैं। मतलब क्लोरीन तुम्हारे काउंटर आयन हो गए, मतलब प्राइमरी वैलेंसी हो गई तुम्हारी 2। समझ गए? तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। और सेकेंडरी वैलेंसी, चलो प्राइमरी वैलेंसी भी लिख लेते हैं। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अब यहां पर आप देखो, यहां पर कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब ये क्लोरीन अंदर है तो सही, बट वो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, मतलब आयोनाइजेबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर प्राइमरी वैलेंसी 0 हो गई, और प्लेटिनम से तुम्हारे 1 2 3 4 क्लोरीन और 2 वाटर, ये सब जुड़े हुए, मतलब इनमें से कोई भी आयोनाइजेबल नहीं है। तो 6 लोग जुड़े हुए, 4 क्लोरीन और 2 HCl, तो ये हो गया 6। यहां पर 1 क्लोरीन बाहर आ रहा है, तो अब 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया अंदर रह गए, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6 और प्राइमरी वैलेंसी हो गई 1। यहां पर 2 NH3 है और 2 Cl2 है, लेकिन बाहर एक भी क्लोरीन नहीं आ रहा है, तभी एक भी AgCl नहीं बन रहा है। तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी हो गई आपकी 4, क्योंकि 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन अंदर प्लेटिनम से लिगेंड बन के जुड़े हुए होंगे, और प्राइमरी वैलेंसी हो गई 0। तो 4 6 6 6 4 आपका 4 6 6 4 आपका आंसर होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो पहले इस क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से नोट कर लो। अनअकैडमी से आ गया है एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, एंड गाइस अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरा खुद का पर्सनल एक बैच अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है संपूर्ण बैच। ये NTSC स्टूडेंट्स फॉर 2022 बैच वालों के लिए है। मतलब अगर आप क्लास 10th में है या 9th में भी है, और अगर आप लोग NTSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो गाइज ये मेरा जो बैच है 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड इस बैच के अंदर मैं केमिस्ट्री लेने वाला हूँ, एंड फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th इसके अंदर मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो गाइज अगर आप लोग किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो 9th या 10th में है, तो गाइज आस्क देम टू ज्वाइन एन अकेडमी, और इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ओके गाइज आगे बढ़े। चलो तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की तरफ हमें चलना है ना। लिगेंड्स, सर लिगेंड्स क्या होते हैं? अगर कोई मेरे से पूछेगा तो क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? हाँ सर, लिगेंड्स का जवाब क्यों दे पाएंगे? हम सब लोग जानते हैं कि लिगेंड्स क्या होता है। हम लोग सब जानते हैं लिगेंड्स आर बेसिकली लोन पेयर डोनर्स। लिगेंड्स हमारे लोन पेयर डोनर्स होते हैं, और ये लिगेंड्स एटम्स हो सकते हैं, नहीं ये आयंस या मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं।
तो गाइज लिगेंड्स को अब हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो गाइज लिगेंड्स के दो क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मैं ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आसानी हो जाए। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन से लिगेंड पर कितना चार्ज है, तो ये वो हमें पता लगाने में मदद करेगा। तो गाइस पहला हमारे पास में जो लिगेंड्स आते हैं वो एनायोनिक है, दैट मींस इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ऑब्वियसली दीज आयंस या दीज लिगेंड्स विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, जैसे कि F नेगेटिव, आप लोग सब जानते हैं F नेगेटिव पर -1 चार्ज होगा। Cl नेगेटिव पर -1 चार्ज होगा। Cn नेगेटिव पर -1 चार्ज होगा। S डाई नेगेटिव, इस पर -2 चार्ज होगा। SO4 डाई नेगेटिव, इस पर भी -2 चार्ज होगा। सिमिलरली आप लोगों को कुछ कैटायोनिक लिगेंड्स भी मिलेंगे। अच्छा देखो मेरी बात समझना, जैसे ये आप इसको यूजुअली क्या बोलते हो, फ्लोरीन, लेकिन यहां पर ये फ्लोरीन नहीं फ्लोरो के नाम से जाना जाएगा। फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। ये क्लोरीन है या आप इसको क्लोराइड बोलते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग इसे नाम देंगे क्लोरो। यूजुअली आप इसको साइनाइड बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये CYANO साइनो के नाम से जाया जाएगा। ये वैसे तो सल्फेट कहलाता है, लेकिन यहां पर ये सल्फेट नहीं, ये सल्फेटो के नाम से जाना जाएगा। यूजुअली ये सल्फाइड है, लेकिन यहां पर ये सल्फिडो के नाम से जाना जाएगा। लाइकवाइज आप लोगों को इनके नाम में और बताता चलूंगा आगे। अब हम बात करते हैं कैटायोनिक की। डेफिनेटली कैटायोनिक मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जैसे NO पॉजिटिव सिंगल चार्ज, यानी इस पर +1 चार्ज है, इसे बोला जाएगा नाइट्रोसोनियम। क्या नाम दिया जाएगा? नाइट्रोसोनियम। यहां पर NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 और NH3 पर +1 चार्ज है, तो इस पर +1 चार्ज होगा, इसे बोला जाएगा हाइड्राजियम। क्या नाम दिया जाएगा? हाइड्राजियम। अब गाइज ये नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे प्रॉपरली टेबल बना के। देन NO2+1, यानी इस पर भी +1 चार्ज है, इसे बोला जाएगा नाइट्रोनियम। इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम। ठीक है। नाउ न्यूट्रल मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। इन पर चार्ज कैसा रहेगा? अब इन पर चार्ज लेकर चलेंगे 0 चार्ज। जैसे CO, बहुत सारे बच्चे CO को या तो कोबाल्ट समझ लेंगे, लेकिन बेटा कोबाल्ट लिखने का तरीका कैपिटल C और O जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलने लगते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। CO को यहां पर आप लोग नाम देंगे कार्बोनाइल। क्या नाम देंगे? कार्बोनाइल। यहां पर आप देखो, आपने NH3 को अमोनिया नहीं बोलना है, NH3 को आपको यहां पर अमाइन बोलना है। आप देख रहे होंगे बहुत देर से मैं इसको अमाइन अमाइन करके बोल रहा था, इसीलिए बोल रहा था क्योंकि इसका नाम ही अमाइन है। अच्छा यहां पर वाटर का क्या नाम पड़ गया पता है? एक्वा, एक्वामैन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो ये हो गए आपके लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ये सारे नाम आप लोगों को लिखने हैं, इनके चार्ज लिखने हैं और इनको आपको याद रखना है। इसके बाद गाइस सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। नाउ व्हाट डू मीन बाय सर डेंटिसिटी? बेटा डेंटिसिटी का मतलब होता है कि आपका, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? डेंटिसिटी का मतलब होता है कि आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अगर वो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, मतलब 1 डेंटिसिटी। अगर एक ही लिगेंड के पास में 2 ऐसे एटम्स हैं जो दोनों लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो एक आपका लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक नहीं बल्कि 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी डेंटिसिटी हो जाएगी 2। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम बात करें मोनोडेंटेट की, मतलब यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ओनली 1 बॉन्ड, ओनली 1 बॉन्ड। ये कौन कौन होंगे? जैसे कि आप देखो आपका क्लोरिडो, मैंने आपको बताया था ना, या क्लोरो, आप इसे क्लोरो बोल सकते हैं। दूसरा आपको क्या सिखाया था मैंने? वाटर, वाटर को हम लोग एक्वा बोलते हैं। NH3 आपका अमाइन, हाइड्राजीनियम, देखो मैंने आपको इसको हाइड्राजीनियम बोलना सिखाया था। NH2 NH3 पॉजिटिव को यहां देखो हाइड्राजियम, हाइड्राजियम सॉरी हाइड्राजीनियम नहीं, हाइड्राजीनियम पहले बोलते थे, अब हाइड्राजियम बोलते हैं। नाउ बाइडेंटेड, बाइडेंटेड मतलब ये क्या करेंगे? दे विल बेसिकली फॉर्म 2 बॉन्ड्स, दे विल बेसिकली फॉर्म 2 बॉन्ड्स। ये लोग क्या करेंगे? 2 बॉन्ड बनाएंगे। जैसे देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड NH2,
CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये दोनों CH2 कनेक्टेड है और एक नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। मतलब ये जो तुम्हारा CH2 NH2 है, मैं इसको यहां पर एक बार आपको बनाकर बताता हूं। CH2 NH2 इसका लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2 इसका लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर मान लो यहां पर एक सिंगल मेटल है, तो इस सिंगल मेटल को ये वाला नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है। आई बात आप लोगों को समझ में? तो यहां पर इस एक लिगेंड की डेंसिटी क्या हो गई? इसकी डेंसिटी हो गई 2। नाउ इसका नाम क्या है? इस लिगेंड का नाम है इथाइलिन डायअमीन। क्या नाम है? इथाइलिन डायअमीन। इथाइलिन डायअमीन। ना इसको इथाइलिन डायअमीन इतना बड़ा नाम सर हम बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर सर हम लोग जैसा आपने अभी हमको सिखाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप ऐसा लिख दो K4FeCN6, तो देखो सर यहां पर तो लिगेंड बहुत छोटा था, लेकिन हम इतना बड़ा लिगेंड कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो मेरे को यहां पर एक मेटल है K2 फॉर एग्जाम्पल, एक नकली एग्जाम्पल बता रहा हूं, और फिर M लिख के फिर मैं इतना बड़ा कहां लिखूंगा? CH2 NH2 CH2 NH2। सर मैं तो थक गया, मैं तो थक गई भाई साहब, खिचड़ी वाली है हंसा, मैं तो थक गई। तो इतने बड़े को कैसे लिखेंगे? तो इसका सिंबल होता है EN। यानी अगर आपके मेटल के पास में किसी ने EN लिख दिया और नीचे 2 कर दिया, मतलब अब आप लोग क्या समझ जाओ, EN मतलब क्या है? इथाइलिन डायअमीन है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर इसको EN से डिनोट किया है, ठीक है। उसके बाद वाला आता है OX। देखो OX है ना, इसके बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? OX। ना OX को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो OX को डिफाइन करेंगे C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O नेगेटिव। इसको बोला जाता है ऑक्सलेटो, ऑक्सोलेटो या ऑक्सलेटो, ठीक है। OXA, मैं इसको एक बार इसका ऑक्सलेटो, ठीक है, LAT ऑक्सलेटो। इसको डिनोट किया जाता है OX से। जैसे आप इसको EN से डिनोट करेंगे, आप जब कभी भी इसका सिंबल बनाएंगे तो सिंबल क्या किया? अगर किसी ने मेटल के पास में OX करके 2 कर दिया, मतलब आप समझ जाओ उसके पास में क्या है? उसके पास में ऑक्सलेटो करके आयन है ना। ऑक्सलेटो के अंदर भी आप देखो यहां पर तुम्हारे पास में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सलेटो। ये भी बाइडेंटेड है क्योंकि इसके पास में भी 2 लोन पेयर डोनेट करने की शक्ति है। फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में आता है ग्लाइसिन। इसको क्या बोलते हैं? GLYCINE, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के पास में आप देखो यहां पर ये थोड़ा छोटा पड़ गया, मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को इधर बना के बता देता हूं। ये तुम्हारा C होता है प्यारे बच्चों। इस C के पास में आप देखो मैंने यहां पर क्या बनाया है? ऊपर CH2 बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से, और CH2 से मैंने NH2 जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से। और इस C के पास में मेरे प्यारे बच्चों एक वैलेंसी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से सेटिस्फाई करी गई है और एक वैलेंसी O नेगेटिव से डिफाइन करी गई है। तो जो O नेगेटिव के पास में जो लोन पेयर है, इसमें से एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा और एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, इसको बोला जाता है ग्लाइसिन। अब आप देखो ये ग्लाइसिन अपने आप में बहुत बड़ा लिगेंड है, तो इसको हम स्ट्रक्चर में किससे डिनोट करेंगे? हम इसे स्ट्रक्चर में GLY से डिनोट करेंगे। तो एक तुम्हारा ये इथाइलिन डायमीन हो गया, एक तुम्हारा ये ऑक्सलेटो हो गया, और एक तुम्हारा ये ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। ये 3 आपके ऐसे लिगेंड्स मैंने आपको सिखा दिए जो आप लोगों को बाइडेंटेड के नाम से जाने जाते हैं। बाइडेंटेड मतलब ये एक साथ 2 लिगेंड डोनेट कर सकते, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, 2 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में आप देखो इसको बोला जाता है EDTA। क्या बोला जाता है? EDTA, जिसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, दो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। CH2 इस CH2 से एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है जिसके पास में लोन पेयर है, इस CH2 से एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है जिसके पास में लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन से 2 एसीटेट के आयंस मौजूद है, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें ये वाले ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर है, CH2C डबल बॉन्ड O, और ये O के पास में भी एक लोन पेयर है नेगेटिव। फिर ये नाइट्रोजन CH2COO, ये वाले ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है, और ये CH2COO में ये ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है। टोटल 1 2
3 4, यहां पर 4 ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं और ये 2 नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो बेटा इसके पास में 6 लोन पेयर डोनेट करने की ताकत है, यानी ये अकेला ईडीटी है, 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो अब आप बताओ इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? दूसरी भाषा में आप इसको हेक्साडेंटेड भी बोल सकते हो। हेक्साडेंटेड भी बोल सकते हैं। हेक्साडेंटेड का मतलब होता है जो एक वक्त पर एक लिगेंड 6 लोन पेयर डोनेट करके 6 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? हेक्साडेंटेड। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका शॉर्ट फॉर्म भी ईडीटीए ही है। जैसे आप इसको जीएलवाई, इसको ओएक्स, इसको ईएन बोल रहे हो, इसको आप लोग ईडीटीए बोलोगे, ठीक है। नाउ गाइस एक और आता है एम्बीडेंटेड। गाइस एमबी का मतलब यहां पर होता है बोथ। एमबी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे किडीज? एमपी का मतलब होता है बोथ, दोनों। यानी कि यहां पर आपका लिगेंड के पास में 2 ऐसे एटम्स होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक वक्त में से कोई एक ही डोनेट करेगा। इसीलिए ये एम्बीडेंटेड और बाइडेंटेड में फर्क आ गया। बाइडेंटेड में क्या होगा? एक वक्त पर एक लिगेंड में से 2 एटम अपने लोन पेयर डोनेट करके 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन एम्बीडेंटेड में एक लिगेंड में 2 ऐसे एटम होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त पर एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। जैसे आप यहां पर देखो, आपके पास में N डबल बॉन्ड O नेगेटिव सॉरी NO2 नेगेटिव, इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा N डबल बॉन्ड O सॉरी O नेगेटिव। अगर यहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो हम इसे नाम देंगे नाइट्रीटो N। नाउ दिस N रिप्रेजेंट, यहां पर इस लिगेंड का नाम क्या हो गया? इस लिगेंड का नाम हो गया नाइट्रीटो N, मतलब यहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। सिमिलरली यहां पर ऐसा भी हो सकता है NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, मतलब यहां पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये जो तुम्हारा NO2 नेगेटिव है, यहां पर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम, क्योंकि लिगेंड का नाम तो नाइट्रीटो ही है, NO2 मतलब नाइट्रीटो, लेकिन लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है? लोन पेयर डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो O और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो N। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर इसका नाम हमने लिख दिया नाइट्रीटो O। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो अब यहां पर आपको बड़े गौर से क्वेश्चन को देखना है कि भाई साहब कौन सा अटैचमेंट हो रहा है। अगर मान लो आपने सिर्फ NO2 देखकर नाइट्रीटो N लिखकर आगे बढ़ गए, नहीं, आपको वहां पर चेक करना पड़ेगा कि क्या NO2 लिखा है लिगेंड में या ONO लिखा है। लिख के समझ में आ जाएगा, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब और क्लियर होगा। नाउ SCN नाम के लिगेंड का नाम है थायोसाइनेटो। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? थायोसाइनेटो में अगर सल्फर डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो। लेकिन अगर इस SCN की जगह NCS हो जाता है, मतलब CN तो अपनी जगह पे है और S यानी बिल्कुल सेम है, लेकिन अब यहां पर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तुम्हारा नाइट्रोजन, तो अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। क्या नाम हो जाएगा मेरे प्यारे किडीज? आइसोथायोसाइनेटो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। तो अब डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम को सल्फर डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनेटो, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो। तो गाइस ये हो गए आपके सारे एग्जाम्पल। अच्छा मैं एक बात बताऊं, बाइडेंटेड एक न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सलेटो एक एनायोनिक लिगेंड है, आपको स्ट्रक्चर देखकर ही समझ में आ रहा होगा, इस पर -2 चार्ज है। ये देखो ग्लाइसिन अगेन एक एन आयोनिक लिगेंड है, क्योंकि देखो इस पर ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। अच्छा EDTA एक न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, सॉरी EDTA पर 1 2 3 4 -4 चार्ज है। फिर यहां पर देखो इस पर -1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है। SCN और NSC न्यूट्रल लिगेंड है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको चेक करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे सीधे हमारे एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है चिलेटिंग रीएजेंट्स। नाउ गाइस चिलेट्स
या चिलेटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, आप लोगों ने ऐसे लिगेंड्स देखे हैं जो एक वक्त पर एक सेंट्रल मेटल एटम को एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो जब वो सेंट्रल मेटल एटम को एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेंगे तो वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक क्लोज रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ऐसे लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, कॉपर से आपका इथाइलिन डायअमीन जुड़ा हुआ है, इथाइलिन डायअमीन यानी ईएन जुड़ा हुआ है, यानी आपके कॉपर से यहां पर 2 ईएन जुड़े हुए हैं, कॉपर से 2 ईएन जुड़े हुए और नेट चार्ज +2 है। तो देखो इस नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर दे दिया, इस नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर दे दिया, देखो एक क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, कॉपर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कॉपर, एक रिंग बन गई 5 मेंबर की। यहां देखो कार्बन नाइट्रोजन कॉपर नाइट्रोजन कार्बन, एक फिर 5 मेंबर की रिंग बन गई, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, इसने अपना लोन पेयर दे दिया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को चिलेट्स बोला जाता है। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज चिलेट्स, इन्हें चिलेट्स बोला जाता है और इन लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड्स बोला जाता है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब आप यहां तक नोट करो, फिर आगे चल के इसके नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बता रखा है, सारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपरली, और फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे इनके सवालों की, ताकि आप लोगों को सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग हमारे इस चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, उसमें आइसोमेरिज्म वगैरह सीखेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन।